नमस्कार, जनमुखियन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में 2 दिन पहले हुए राजनीतिक घटनाक्रम के कारणों की और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक गतिविधियां होने वाली हैं और उसका क्या प्रभाव 2024 के चुनाव में पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम उन कारणों को जानते हैं जिनकी चर्चा बिहार की मीडिया में काफ़ी जोर शोर से हो रही है। और ये जो कारण सामने आए हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं और इतने डराने वाले हैं कि इससे समझा जा सकता है कि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा होने जा रहा है। खास तौर से विपक्ष के लिए कांटों भरी राह होने जा रही है। अभी तक 2 दिन पहले जिस प्रकार नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार को गिरा करके एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो फौरी तौर पर यह माना जा रहा था कि यह कांग्रेस के साथ उनके संबंध खराब हुए, उसकी वजह से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन वापस थाम लिया। लेकिन बिहार के पत्रकारिता जगत में जो चर्चाएं हैं और अब तो बड़े लेवल पर भी यह बात सामने आने लगी है कि नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन किसी नाराजगी की वजह से नहीं थामा था, बल्कि एक डर की वजह से थामा था। अब आप यह पूछेंगे कि यह डर कैसा है, तो दरअसल बिहार के मीडिया से जो खबरें सामने आ रही हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया जानबूझकर या अनजाने तरीके से जिस भी कारण से नहीं टच करना चाहता, वह कारण है ईडी। बिहार के मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा है कि ईडी के चलते नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ करके एनडीए गठबंधन का दामन थामा है। दरअसल जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ आए तो चीजें चलती रही, लेकिन जब उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए पहल की और उनकी सक्रियता बढ़ी, तो उसके साथ ही ईडी की भी सक्रियता तेज हो गई। और जिस पर अब तक मीडिया ने ध्यान नहीं दिया था कि जून में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही थी, उसी दौरान मई, जून और सितंबर के महीने में नीतीश कुमार के खास लोगों के यहाँ ईडी के छापे पड़े, जिसमें ठेकेदार गब्बू सिंह का नाम आया, जिसमें विजय चौधरी के साले का नाम आया, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है वह है राधाचरण सेठ। राधाचरण सेठ जो जेडीयू के एमएलसी थे, इनके यहाँ छापे पड़ने के बाद नीतीश कुमार के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। और इस खबर को अब बीबीसी वेबसाइट ने भी कवर किया है। पत्रकार कन्हैया भेलारी के माध्यम से बीबीसी ने यह खबर बताई है कि ईडी के बढ़ते छापे और नीतीश कुमार को यह भय होने लगा था कि उनकी जो मिस्टर क्लीन की छवि है उस पर दाग लग सकता है। जिस प्रकार से जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ के ऊपर कार्रवाई हुई और उनको जेल जाना पड़ा। यहां तक कहा जा रहा है कि राधाचरण सेठ के पास से एक लाल डायरी बरामद हुई है, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। दावा किया जा रहा है कि राधाचरण सेठ जेडीयू की फाइनेंस की स्थिति देखते थे और उनके पकड़े जाने के बाद यह दबाव नीतीश कुमार पर आ गया कि हो सकता है देर सवेर इसमें उनके नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ जाए या उनकी सरकार के कई लोगों के नाम सामने आएंगे, जिसके बाद उनकी मिस्टर क्लीन की छवि खराब हो जाएगी। और इसके बाद सितंबर के बाद से नीतीश कुमार दबाव में आने लगे और फिर इमीडिएटर ने मिलकर समझौता कराया और धीरे धीरे बात पटरी पर लौटी और वह महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के साथ वापस बिहार में सरकार बना लेते हैं, जिसे लेकर के पूरे देश भर के आम लोग, पत्रकार तो पत्रकार, आम लोग चौंक गए कि ऐसा कैसे हो गया। जिस एनडीए गठबंधन के साथ जाने के लिए नीतीश कुमार यह कहते रहे मर जाना पसंद करेंगे, एनडीए में जाना पसंद नहीं करेंगे, वह एनडीए के साथ चले गए। चिंता की बात यह है, डराने वाली बात यह है कि ईडी की कार्रवाई जब नीतीश कुमार तक पहुंच सकती है तो आने वाले समय में ईडी और कहां कहां जाएगी। दरअसल अब तक जितने सर्वे आए थे उसमें यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन के चलते बीजेपी को पिछली बार की तरह बिहार की 39 सीटों पर पकड़ बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि बिहार की 40 में से 39 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन यानी जेडीयू के पास थी। जेडीयू बीजेपी से अलग हो गई थी, तो वापस बीजेपी के लिए खुद की सीटें जीतना और नीतीश कुमार के अलग हो जाने से पूरे गठबंधन के लिए इतनी सीटें जीतना बहुत मुश्किल हो गया था। यह सारे सर्वे में बताया जा रहा था और यही सर्वे महाराष्ट्र में भी यही इशारा कर रहे हैं कि वहां भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए अनुकूल नहीं है। इसीलिए पहले शिवसेना को तोड़ा गया, फिर एनसीपी को तोड़ा गया और अभी भी चूंकि यह माना जा रहा है कि शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, जो मूल पार्टी है शरद पवार की या उद्धव ठाकरे की, उनको ही लाभ होगा। तो इस स्थिति में अभी महाराष्ट्र में खेल बाकी है।
तो आप यह समझिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे कि झारखंड में जेएमएम पर शिकंजा कसा जा रहा है, और झारखंड के बाद अगला नंबर महाराष्ट्र का, कर्नाटक का या पश्चिम बंगाल का आ सकता है। पश्चिम बंगाल में जिस दिन ममता बनर्जी ने यह कहा कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेंगी, इंडिया गठबंधन में भले बने रहेंगे, उसी दिन आप देख सकते हैं, उसी दिन ठीक सुबह ममता बनर्जी के खास समझे जाने वाले व्यक्ति के यहाँ सीआरपीएफ की फोर्स लेकर ईडी ने बलपूर्वक छापा मारा था, और वहां पे शाहजहां शेख के न मिलने पर घर तोड़ करके ईडी ने छापेमारी की, और उसके बाद ममता बनर्जी के सुर बदले। चूंकि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का दावा भले कर रही है, लेकिन उसे भी मालूम है कि कहां कहां दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी बिहार, उसको उन्होंने लगभग अपने समझ से दूर कर लिया है। अब चुनाव परिणाम में आने वाले समय में क्या होगा यह देखना होगा, लेकिन अभी महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक इसलिए माना जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस ने जो चुनाव में वादे किए थे उन्होंने लगभग अपने सारे वादे पूरे कर दिए हैं, और कर्नाटक में बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। तो कर्नाटक में बीजेपी चाहेगी कि उसकी जितनी सीटें पिछली बार जीती थी वो वापस उतनी ही सीटें जीते, इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस से किसी प्रकार का प्रतिरोध न हो, इसके लिए बीजेपी का अगला निशाना महाराष्ट्र, बंगाल के साथ साथ कर्नाटक भी होगा। अभी भी हाल में आपने देखा कि बीजेपी ने कर्नाटक में अपने पार्टी के एक नेता जो जगदीश शेट्टार थे, जो चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, उनको वापस लिया है। और यह अभी यहाँ समाप्त नहीं हुआ, अभी और लोगों को कर्नाटक में वापस लिया जाएगा, या डराया जाएगा, या उनके खिलाफ एन के प्रकार कर्नाटक में बीजेपी अपनी स्थिति उसी तरह मजबूत करने की कोशिश करेगी जैसी उसकी स्थिति 2019 में थी। तो आने वाले समय में आपको ये जो कार्रवाई बिहार से शुरू हुई है, झारखंड होते हुए अब वो महाराष्ट्र जाएगी, या बंगाल जाएगी, या कर्नाटक की तरफ जाएगी, या हो सकता है उत्तर प्रदेश की तरफ भी घूम कर आए, यहाँ भी कुछ और लोगों को बीजेपी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे। देश के लिए आने वाले समय में 2024 के लिए डराने वाली बात है कि जिस प्रकार ईडी और राजनीतिक गठबंधन बना करके विपक्ष को डराया जा रहा है, वैसे में यह चुनाव बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है, खास तौर से विपक्ष के लिए। और बीजेपी का खेल अभी जारी है, और आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने भी यह रिपोर्ट दी है कि बीजेपी ने जो बिहार में किया वो बिहार में नहीं रुकने वाला है, या और प्रदेशों में जाने वाला है। अब देखना है कि विपक्ष ईडी और भारतीय जनता पार्टी के हमलों का किस तरह सामना करता है, और कौन लोग इंडिया गठबंधन में बचे रहते हैं या कौन डर करके वापस चले जाते हैं। नमस्कार।